नमस्कार, दिन भर की बड़ी खबरों में आपका स्वागत है। मैं हूं परवीन शेख। इस बुलेटिन में आज बात होगी बीजेपी से डरी निषाद पार्टी और अपना दल की। योगी सरकार पर अखिलेश के निशाने की। जानेंगे अडानी को लेकर क्यों मुश्किल में फंसी बीजेपी। बिहार में जेडीयू और बीजेपी में क्यों बढ़ रही है दूरियां। बात करेंगे आरएसएस नेता के खिलाफ शुरू हुई जांच की। ओआईसी समिट में भारत पर साधे गए निशाने की। और बुलेटिन के आखिर में बात राष्ट्र ध्वज बदलने की साजिश की। लेकिन तमाम बड़ी खबरों से पहले एक नजर सुर्खियों पर। योगी आदित्यनाथ चुने गए यूपी बीजेपी विधायक दल के नेता। राज्यपाल से मिलकर किया सरकार बनाने का दावा। शुक्रवार को यूपी के नए सीएम पद की शपथ लेंगे योगी। राज्यसभा में आप की ताकत में हुआ इजाफा। 3 से बढ़कर 8 हुई आप सांसदों की संख्या। पंजाब में राज्यसभा चुनावों में आपके सभी 5 उम्मीदवारों का हुआ निर्विरोध चुनाव। ईडी ने बढ़ाई ममता के भतीजे अभिषेक बनर्जी की मुश्किलें। कोयला मामले में 29 मार्च को पेश होने का दिया नोटिस। सोमवार को भी दिल्ली के ईडी कार्यालय में अभिषेक बनर्जी से हुई थी पूछताछ। एमएस धोनी ने छोड़ी चेन्नई सुपर किंग्स की कप्तानी। आईपीएल के लिए चेन्नई सुपर किंग्स ने रविंद्र जडेजा को बनाया कप्तान। सुर्खियों के बाद बात आज की सबसे बड़ी खबर की। बिहार में बीजेपी ने अपनी सहयोगी पार्टी वीआईपी में ही तोड़फोड़ कर दी। बीजेपी की इस रणनीति से उसके सहयोगियों की नींद उड़ गई है। दावा किया जा रहा है कि बिहार का फार्मूला दूसरे राज्यों में भी दोहराया जा सकता है। ऐसे में अब वीआईपी के बाद किस सहयोगी का है नंबर, देखिए ये खास रिपोर्ट। बीजेपी का राजनीतिक इतिहास रहा है सत्ता हासिल करने के लिए सहयोगी बनाओ और फिर सहयोगियों को कमजोर कर उसके गढ़ पर कब्जा कर लो। गोवा, महाराष्ट्र, असम, पुडुचेरी, हरियाणा सहित तमाम राज्यों में बीजेपी अपने सहयोगियों की कीमत पर ही सत्ता तक पहुंची। और अब ताजा मामला बिहार का है, जहां बीजेपी ने अपनी सहयोगी पार्टी वीआईपी के सभी विधायकों को अपने पाले में कर बिहार विधानसभा में सबसे बड़ी पार्टी का तमगा हासिल कर लिया। पहली बार बिहार विधानसभा में बीजेपी सबसे बड़ी पार्टी बनी है। वीआईपी के तीनों विधायकों के बीजेपी में शामिल होने के बाद अब बिहार विधानसभा में बीजेपी विधायकों की संख्या 74 से बढ़कर 77 हो गई है, जबकि 75 विधायकों वाली आरजेडी अब विधानसभा में दूसरे नंबर की पार्टी बन गई है। वीआईपी के साथ हुए इस खेल को लेकर आरजेडी ने अब बीजेपी के दूसरे सहयोगियों से कहा है कि वो संभल जाएं। आरजेडी प्रवक्ता मृत्युंजय तिवारी ने कहा, बीजेपी ने वीआईपी के साथ जो कुछ किया है वैसा ही हर्ष जीतन मांझी की पार्टी हम के साथ भी हो सकता है। हम के बिहार विधानसभा में 4 विधायक हैं, ऐसे में जीतन राम मांझी की मुश्किलें बढ़ सकती हैं। दूसरी ओर यूपी में भी बीजेपी की सहयोगी निषाद पार्टी और अपना दल ऐस मुश्किल में फंस सकती है। दोनों पार्टियां अभी यूपी सरकार में ज्यादा हिस्सेदारी की बात कर रही थी, लेकिन बिहार बीजेपी के दाव के बाद दोनों ही दल चिंतित दिख रहे हैं। यूपी विधानसभा चुनावों में अनुप्रिया पटेल के नेतृत्व वाले अपना दल एस को 12 और संजय निषाद की निषाद पार्टी को 6 सीटें मिली हैं। इसके साथ ही निषाद पार्टी के 5 उम्मीदवार बीजेपी के चुनाव चिन्ह पर भी चुनाव जीते हैं। ऐसे में हम के साथ निषाद पार्टी और अपना दल एस तीनों की ही ये चिंता है कि अगर बीजेपी के खिलाफ आवाज उठाई गई तो कहीं उनकी पार्टी में ही बीजेपी सेंध ना लगा दे। हम, अपना दल या निषाद पार्टी, किसके साथ होगा खेला, ये सवाल बीजेपी के सहयोगियों की चिंता बढ़ा रहा है। तो विपक्षी दल बीजेपी की चिंता बढ़ाने में जुटे हैं। यूपी में योगी आदित्यनाथ दूसरी बार यूपी के सीएम पद की शपथ लेने की तैयारी कर रहे हैं। लेकिन योगी के शपथ ग्रहण से पहले ही सपा चीफ अखिलेश यादव ने आवारा पशुओं को लेकर सवाल उठा दिए हैं। सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव को विपक्ष में बैठने का जनादेश मिला है। अखिलेश यादव ने जनता के इस फैसले को सिर माथे पर लगाते हुए यूपी की जनता को धन्यवाद भी दिया और विपक्ष की भूमिका में आते हुए सरकार को घेरना भी शुरू कर दिया है। अखिलेश यादव ने यूपी की बदहाल तस्वीर से पर्दा उठाना शुरू कर दिया है। यूपी की जनता की दिक्कतों पर सीएम योगी का ध्यान खींचने की कोशिश की है। प्रदेश इस वक्त छुट्टा जानवरों की समस्या से बेहाल है, तो वहीं योगी अपने शपथ ग्रहण की तैयारियों में मस्त हैं। शपथ ग्रहण में पानी की तरह पैसा बहाया जा रहा है, तो वहीं यूपी की जनता बुनियादी जरूरतों के लिए संघर्ष कर रही है। सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने आज छुट्टा जानवरों की समस्या को लेकर बीजेपी सरकार पर निशाना साधा। उन्होंने छुट्टा जानवरों की समस्या को लेकर एक क्लिप को शेयर किया, जिसमें बताया गया है कि इस महीने सांडों के हमले से 2 लोगों की जान जा चुकी है। हाल ही में हुए यूपी विधानसभा चुनावों में भी अखिलेश यादव ने छुट्टा जानवरों का मुद्दा जोर शोर से उठाया था। अखिलेश यादव ने एक न्यूज क्लिप को साझा किया, जिसमें दावा किया गया है कि उत्तर प्रदेश में 11 लाख से अधिक छुट्टा जानवर घूम रहे हैं। मार्च महीने में सांड के हमले से 2 लोगों की मौत हो चुकी है। अखिलेश ने बिना किसी व्यक्ति या पार्टी का नाम लिए ट्वीट किया है।
यूपी में छुट्टा जानवरों की समस्या पर किसान अपनी नाराजगी भी जाहिर कर चुके हैं, जिसको लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी यूपी की चुनावी रैलियों में कहा था कि दोबारा सरकार बनने पर इस समस्या को दूर किया जाएगा। उन्होंने कहा था कि इस समस्या को गंभीरता से लिया जा रहा है। पीएम मोदी ने कहा था कि 10 मार्च के बाद सरकार बनने और आचार संहिता के हटते हुए इस परेशानी को दूर किया जाएगा। आपको बता दें कि बीजेपी गठबंधन को चुनाव में 273 सीटों पर जीत हासिल हुई तो सपा गठबंधन 125 सीटों पर सिमट गया। कल लखनऊ के अटल बिहारी वाजपेयी इकाना स्टेडियम में योगी आदित्यनाथ मुख्यमंत्री पद की दोबारा शपथ लेंगे। देखना होगा कि सरकार बनते ही योगी सरकार इस मुद्दे पर कुछ बड़े कदम उठाती है या फिर जनता को उनके हाल पर छोड़ देती है। आवारा पशुओं को लेकर योगी सरकार कब फैसला लेगी, इस पर विपक्षी दलों से ज्यादा नजर किसानों की है। बीजेपी सरकार को आवारा पशुओं पर फैसला लेने में भले ही समय लगे, लेकिन बात अगर अडानी को फायदा पहुंचाने की हो तो जाहिर है फैसला तुरंत होगा। ऐसा ही कुछ गुजरात में हुआ है, जिसे लेकर गुजरात विधानसभा में हंगामा मचा हुआ है। विपक्ष का हमेशा से आरोप रहा है कि मोदी राज में सिर्फ उद्योगपति ही फल फूल रहे हैं और जनता का हाल बेहाल है। इन्हीं आरोपों के चलते गुजरात विधानसभा में बुधवार को सत्तारूढ़ भारतीय जनता पार्टी और विपक्षी कांग्रेस के विधायकों में जमकर बहस देखने को मिली। दरअसल राज्य सरकार ने अडानी पावर लिमिटेड के साथ अपने बिजली खरीद से जुड़े संशोधित समझौते को मंजूरी दे दी है। इस समझौते के बाद अब गुजरात सरकार अडानी पावर लिमिटेड को 2178 करोड़ रुपए से ज्यादा का भुगतान करेगी। इसके पीछे सरकार ने कोयले की बढ़ती कीमतों को बड़ा कारण बताया है। लेकिन जब कोयले की कीमत कम होती है, उस स्थिति में अडानी की कंपनी को देने वाले बजट में कटौती होगी। इस पर सरकार कोई जवाब नहीं दे रही है। इसे लेकर गुजरात विधानसभा में कांग्रेस ने जमकर हंगामा मचाया। कांग्रेस का आरोप है कि अडानी कंपनी पहले ही तय क्षमता का 30% ही उत्पादन कर रही है। कांग्रेस विधायकों ने कहा कि कंपनी के साथ समझौते में बिजली दरों में संशोधन कर राज्य की भाजपा सरकार ने निजी कंपनी को करोड़ों रुपए का फायदा पहुंचाया। राज्य सरकार निजी कंपनियों से महंगी बिजली खरीदने में सरकारी पैसा खर्च कर रही है। गौरतलब है कि अगले 6 महीने में गुजरात में विधानसभा चुनाव होने हैं। ऐसे में चुनावों से पहले बीजेपी का उद्योगपतियों के प्रति प्रेम का खुलासा होना बीजेपी को भारी पड़ सकता है। अडानी का फायदा और आम जनता का नुकसान। गुजरात में 6 महीनों में ही विधानसभा चुनावों का ऐलान हो जाएगा, इसलिए फिलहाल तो बिजली के दाम नहीं बढ़ेंगे, क्योंकि बीजेपी राज में चुनावों से पहले महंगाई थम जाती है। लेकिन बीजेपी नेताओं के बयान वो कब थमेंगे? बिहार में तो बीजेपी नेता के बयान के चलते एनडीए में फूट पड़ती नजर आ रही है। एक दल दूसरे दल के नेता का पुतला जला रहा है। बिहार में बीजेपी और जेडीयू के बीच कड़वाहट पहले से ही चली आ रही है और अब इन दोनों पार्टियों के बीच पड़ी दरार और गहरी होती जा रही है, जिससे राज्य में नए राजनीतिक समीकरण बनने के संकेत भी मिल रहे हैं। इन दोनों के बीच दरार का ताजा कारण है बेगूसराय में घटी घटना को लेकर केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह का विवादित बयान, जिसके चलते जेडीयू के 2 पूर्व विधान पार्षदों ने डीएम ऑफिस पर केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह का पुतला फूंक कर विरोध किया। जेडीयू नेताओं का आरोप है कि केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने रजोड़ा में हिंदू मुस्लिम मामले को बेवजह तूल दिया। जेडीयू नेताओं का कहना है कि गिरिराज सिंह ने नीतीश कुमार के सुशासन पर भी सवाल उठाया है। ये कहीं से भी सही नहीं है। इतना ही नहीं, जेडीयू नेताओं ने प्रधानमंत्री से गिरिराज सिंह को मंत्रिमंडल से बर्खास्त करने की मांग की है। इस मामले ने तूल तब पकड़ा जब बेगूसराय में 2 पक्षों के बीच हुई लड़ाई को गिरिराज ने हिंदू मुस्लिम की लड़ाई का चोला पहनाने की कोशिश की और घटना पर बयान देते हुए कहा था कि मुस्लिमों की बढ़ती आबादी से डर नहीं लगता है, कट्टरवादी सोच से डर लगता है। गिरिराज सिंह ने कहा था कि अगर बेगूसराय में ही हिंदू सुरक्षित नहीं रहेगा तो वो कहां जाएगा। उनके इसी विवादित बयान पर जेडीयू नेता भड़क गए और उनका पुतला फूंक दिया। आपको बता दें कि होली की रात बेगूसराय में 2 पक्ष मामूली बात पर भिड़ गए थे। 2 पक्षों में विवाद इतना बढ़ गया कि एक पक्ष ने दूसरे पक्ष के 3 लोगों को घायल कर दिया। गिरिराज ने इस घटना को नया रूप देने की कोशिश की, जिससे बीजेपी और जेडीयू के बीच चल रहे विवाद को हवा मिल गई है और अब बिहार में बीजेपी को इसका भारी नुकसान उठाना पड़ सकता है। मोदी के मंत्री का बिहार में पुतला फूंका जा रहा है और पुतला फूंकने वाली पार्टी भी बीजेपी सरकार में शामिल है। बिहार में एनडीए में तकरार सड़क पर आ चुकी है, लेकिन बीजेपी को चिंता बिहार की नहीं बल्कि संघ और अंबानी की है, क्योंकि अब संघ और अंबानी जांच के दायरे में आ गए हैं और मामला भ्रष्टाचार से जुड़ा हुआ है। क्या है मामला, देखते हैं ये रिपोर्ट। सत्यपाल मलिक मेघालय के राज्यपाल हैं। आमतौर पर देश के किसी भी राज्य के राज्यपाल की केंद्र के खिलाफ बयानबाजी दिखाई नहीं देती, लेकिन सत्यपाल मलिक इस परंपरा को कई बार तोड़ चुके हैं। वो हर मुद्दे पर बेबाकी से बोलते हैं और अधिकांश मौके पर उनके निशाने पर केंद्र की मोदी सरकार ही आती है।
किसान आंदोलन के दौरान तो उन्होंने केंद्र सरकार के खिलाफ कई बार बयान दिए थे। इसके साथ ही उन्होंने ये भी दावा किया था कि जब वो जम्मू कश्मीर के राज्यपाल थे तो उस दौरान आरएसएस से जुड़े एक नेता की ओर से उन्हें अंबानी से जुड़ी फाइलों को मंजूरी देने की सिफारिश की गई थी। इसके बदले में उन्हें 300 करोड़ रुपए की घूस का ऑफर दिया गया था। मलिक के इन आरोपों ने सनसनी फैला दी, जिसके बाद अब इस मामले में सीबीआई जांच की तैयारी शुरू हो गई है। मामले की गंभीरता को देखते हुए जम्मू कश्मीर प्रशासन ने निष्पक्ष जांच के लिए सीबीआई से मामले की जांच कराने की सिफारिश की है। सत्यपाल मलिक ने कहा था कि जब वो जम्मू कश्मीर के राज्यपाल बने तब उनके पास 2 फाइलें आई थी। एक फाइल में अंबानी शामिल थे, जबकि दूसरी फाइल आरएसएस के एक बड़े पदाधिकारी और महबूबा सरकार में मंत्री से जुड़ी थी। ये नेता खुद को पीएम मोदी के करीबी बताते हैं। राज्यपाल ने कहा था कि जिन विभागों की ये फाइलें थी उनके सचिवों ने उन्हें बताया था कि इन फाइलों में घपला है। अगर इन फाइलों को मंजूरी दी जाती है तो उन्हें 150 करोड़ रुपए मिल सकते हैं, लेकिन उन्होंने इन दोनों फाइलों से जुड़ी डील को रद्द कर दिया था। खैर, मलिक के आरोपों पर अब जांच तो हो ही रही है। ऐसे में मलिक के आरोपों में कितनी सच्चाई है ये तो जांच के बाद ही साफ हो पाएगा, लेकिन मलिक के इन आरोपों से अंबानी और संघ मुश्किल में फंसते दिख रहे हैं। सत्यपाल मलिक का बयान अब मोदी सरकार के लिए मुश्किलें बढ़ा रहा है तो भारत का पड़ोसी पाकिस्तान अंतर्राष्ट्रीय मंच पर देश की मुश्किलें बढ़ा रहा है। हाल ही में हुई ओआईसी की बैठक में पाकिस्तान ने जम्मू कश्मीर के मामले को उठाया, जिसमें उसे दूसरे देशों का साथ भी मिला, जिससे भारत की विदेश नीति पर सवाल खड़े हो रहे हैं। पाकिस्तान की राजधानी इस्लामाबाद में मुस्लिम देशों के संगठन ओआईसी के विदेश मंत्रियों की बैठक में भारत की मोदी सरकार की आलोचना की गई। ओआईसी के 57 सदस्य देशों के विदेश मंत्री अपने प्रस्ताव में कश्मीर, भारतीय स्कूलों में हिजाब बैन और मिसाइल हादसे को लेकर भारत पर निशाना साधा। ओआईसी ने कश्मीर में आत्मनिर्णय के अधिकार को देने और भारतीय मुसलमानों के साथ भेदभाव को रोकने की मांग की। यही नहीं, ओआईसी ने भारतीय मिसाइल दुर्घटना की पाकिस्तान के साथ मिलकर जांच करने की इमरान सरकार की मांग का समर्थन भी किया। ओआईसी ने अपने प्रस्ताव में कहा कि हम भारत में मुसलमानों के साथ भेदभाव और असहिष्णुता की नीति की निंदा करते हैं, जिससे मुस्लिम राजनीतिक, आर्थिक और सामाजिक रूप से अलग थलग हो गए हैं। मुस्लिम देशों ने कहा, हम भारत में मुस्लिमों की पहचान पर घातक हमले से चिंतित हैं, जो हिजाब को निशाना बनाने वाले भेदभावपूर्ण कानूनों से कई गुना बढ़ गया है। हम भारत का आह्वान करते हैं कि इस तरह के भेदभावपूर्ण कानूनों को तत्काल खत्म किया जाए। साथ ही भारतीय मुस्लिमों के अधिकारों को सुनिश्चित किया जाए और उनकी धार्मिक स्वतंत्रता की रक्षा की जाए। ओआईसी की बैठक में ये साफ कर दिया कि जब तक कश्मीर पर कोई हल नहीं निकलेगा तब तक दक्षिण एशिया में शांति कायम नहीं रह सकती। ओआईसी की 48वीं बैठक में कश्मीर को लेकर जो बयान सामने आए उसको लेकर भारत ने अपनी आपत्ति दर्ज की थी। भारत ने चेतावनी देते हुए कहा था कि मुस्लिम देशों को भारत को लेकर इस तरह के गैर जिम्मेदाराना बयान देने से बचना चाहिए। आपको बता दें कि 5 अगस्त 2019 को मोदी सरकार ने कश्मीर के विशेष दर्जे को खत्म करते हुए आर्टिकल 370 को खत्म कर दिया था। ओआईसी देशों ने अपने प्रस्ताव में एक बार फिर भारत से इस कदम से पीछे हटने की मांग की है, जबकि भारत अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर यह साफ कर चुका है कि ये भारत का आंतरिक मामला है। इस पर दूसरे देशों को बयान देने से बचना चाहिए। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान ने ओआईसी में कहा कि हम 1.5 अरब मुसलमान हैं, लेकिन कश्मीर और फिलिस्तीन का मुद्दा सुलझाने में फेल साबित हुए हैं। हमारा कश्मीर पर कोई प्रभाव नहीं है, वो हमें गंभीरता से नहीं लेते। और बुलेटिन के आखिर में बात राष्ट्र ध्वज को लेकर आरएसएस के प्लान की। देश में जब से नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में बीजेपी की सरकार बनी है, बीजेपी नेताओं की ओर से बार बार हिंदू राष्ट्र का नारा बुलंद किया जाता रहा है और इस नारे के पीछे आरएसएस की सोच साफ दिखती है, जो बीजेपी का पितृ संगठन है। विपक्ष का तो यहां तक आरोप है कि बीजेपी का रिमोट कंट्रोल नागपुर में है और आरएसएस या बीजेपी की तरफ से आने वाले बयान भी विपक्ष के दावों को सही साबित करते हैं। अब इसी बीच एक आरएसएस नेता ने राष्ट्रीय ध्वज को लेकर कुछ ऐसा कह दिया जिससे राजनीति गर्म हो गई है। क्या है मामला, देखते हैं ये खबर। आरएसएस और बीजेपी के नेता अक्सर राष्ट्रवाद की आड़ में हिंदुत्व को बढ़ाने वाले बयान देते हैं और इस वजह से अक्सर विपक्ष की आलोचना का शिकार होते रहते हैं। कभी भारत में रहने वाले सभी लोगों को हिंदू कहा जाता है, कभी अखंड भारत की बात कही जाती है। अब एक आरएसएस नेता ने भारत के तिरंगे को लेकर कुछ ऐसा कह दिया जिस पर विवाद खड़ा होना तय है। ये बयान कर्नाटक से आया है, जहां पहले ही हिजाब के मुद्दे पर विवाद जारी है। कर्नाटक के राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ नेता कल्लड़ का प्रभाकर भट्ट ने कहा
कि अगर हिंदू एकजुट हो जाएं तो भगवा ध्वज देश का राष्ट्रीय ध्वज बन सकता है। उन्होंने कहा कि एक दिन भगवा ध्वज हमारा राष्ट्रीय ध्वज हो सकता है। इतना ही नहीं, उन्होंने आगे कहा, मौजूदा तिरंगे झंडे से पहले कौन सा झंडा था? इससे पहले ब्रिटिश झंडा था। हमारे देश का झंडा एक हरा तारा और चांद हुआ करता था। अगर राष्ट्रीय ध्वज को बदलने के लिए सांसद और राज्यसभा के अधिकांश सदस्य मतदान करते हैं तो ध्वज को बदला जा सकता है। उन्होंने कहा कि वो राष्ट्र ध्वज का पूरा सम्मान करते हैं। हालांकि उन्होंने ये भी कहा कि अल्पसंख्यक समुदाय के तुष्टीकरण के लिए तिरंगे को मंजूर किया गया था। इसी तरह से वंदे मातरम को खारिज करने के बाद राष्ट्रगान जन गण मन को मंजूरी दी गई थी। उन्होंने हिजाब विवाद का भी जिक्र किया, तो वहीं उन्होंने गुजरात में कक्षा 6 से 10वीं तक की कक्षाओं में भगवत गीता पढ़ाने के फैसले की तारीफ करते हुए एक बार फिर भेदभाव की मानसिकता को दर्शाया। उन्होंने कहा कि भगवत गीता को स्कूलों में पढ़ाना चाहिए, जबकि कुरान और बाइबल को घरों में पढ़ाना चाहिए। अब बीजेपी शासित राज्य कर्नाटक से लगातार इस तरह के बयान बीजेपी के सबका साथ सबका विकास के दावों की पोल खोलते हैं। तो आज इस बुलेटिन में बस इतना ही। देखते रहिए डीवी लाइव। नमस्कार।